हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं इस चैप्टर में यानी कि जो आपका पार्ट 15 है दिल्ली सल्तनत काल लेकर दोबारा से उपस्थित हूँ अपने इसके भाग 2 के साथ में। इस वीडियो में हम 3 वंश के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तुगलक वंश, देन हम पढ़ेंगे सैयद वंश और उसके बाद हम पढ़ेंगे लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश जो था की स्थापना गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा। इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को हराकर गद्दी छीन ली थी। इस तुगलक वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था तथा वह एक विद्वान व सिद्धांतवादी शासक था, परंतु उसकी कुछ अविवेकपूर्ण योजनाओं ने उसकी बुद्धिमानी पर पानी फेर दिया। उसकी मूर्खतापूर्ण योजनाएं जो थी वो थी राजधानी परिवर्तन। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। फिर दौलताबाद से दोबारा जब अधिक धन की हानि हुई तो उसने पुनः दौलताबाद से दिल्ली लौटने का निर्णय किया। दूसरा था तांबे का सिक्का चलाना। असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद तुगलक का जो राजकीय कोष था खाली हो गया, अतः उसने उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सोने चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर मोहर न होने के कारण लोगों ने नकली सिक्के बना लिए, अतः राजकोष जो था पीतल के सिक्कों से भर गया। अगला था दोआब में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र यानी कि गंगा और यमुना का मैदान, ये बहुत उपजाऊ था। तुगलक ने राजकोष में वृद्धि करने के लिए कर में भारी वृद्धि कर दी तथा बढ़े हुए कर को कठोरता से वसूल करने का आदेश दिया। यह निर्णय उस समय लिया गया जब दोआब जो था अकाल से पीड़ित था। अगला है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और वह तुगलक गद्दी पर उसके बाद बैठा था। उसने अनेक शहरों का निर्माण कराया जैसे कि फिरोजपुर, फिरोजाबाद व जौनपुर आदि। उसने अस्पताल, पुस्तकालय, मस्जिदें भी इन शहरों में बनवाई। दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए खिजराबाद और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ भी लाए गए। फिरोज शाह तुगलक शिक्षा का संरक्षक था। उसने कई स्कूल बनवाए जो मस्जिदों से जुड़े हुए थे। फिरोज शाह तुगलक की सन 1388 में मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक जो था वह अपनी सल्तनत काल के दौरान शाही कर्मचारियों को कर प्राप्ति और सैनिकों के रखरखाव के लिए इक्ता यानी कि भूमि देते थे। यह इक्ता जो थी स्थानांतरणी थी, अर्थात सुल्तान उसे कभी भी वापस ले सकता था। इक्तादार की मृत्यु के पश्चात इक्ता वापस सुल्तान के पास चला जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को आनुवंशिक कर दिया जो पिता से उसके पुत्र को मिल जाता था। उलेमा को प्रसन्न करने के लिए उसने कुरान के नियमों को लागू किया और उलेमा को अनुदान दिए, जिससे परिणाम स्वरूप जो हुआ शाही कर्मचारी व उलेमा अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की। खिज्र का जो था स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी मानता था। 1414 ईस्वी में इसने सैयद वंश की स्थापना की। इस वंश ने दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती भूभाग पर बहुत थोड़े समय तक शासन किया। इस काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल घटकर 200 मील तक रह गया। इस वंश के जो 4 शासक हुए थे वो थे खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद हम बात करेंगे लोदी वंश की। तो लोदी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का 5वां व अंतिम वंश है। इसकी स्थापना जो थी बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। लोदी शासकों ने बिहार, बंगाल प्रांतों को जीतने का प्रयास किया। सबसे पहले हम बात करेंगे बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी संभवतः अफगान का जागीरदार था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत को पंजाब से बढ़ाकर बिहार की पश्चिम सीमा तक ले गया। उसने संभल, कंपिला, ग्वालियर, धौलपुर को अपने कब्जे में ले लिया और जौनपुर के सुल्तान और दोआब के राजपूतों को पराजित किया। उसने 38 वर्षों तक शासन किया। बहलोल लोदी ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के साथ ही लोदी वंश का जो था
मान को उसने बढ़ाया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिकंदर लोदी के विषय में बात करेंगे। सिकंदर लोदी जो था वह बहलोल लोदी का पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद यानी 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोदी जो था वह सिंहासन पर बैठा। वह एक महान लोदी शासक सिद्ध हुआ। उसने जौनपुर, बिहार तथा गंगा घाटी पर विजय हासिल की। यह बहुत ही शक्तिशाली और योग्य शासक था। उसने बिहार त्रिहट पर विजय प्राप्त की। उसने अपने शासन में अनेक सुधार किए एवं मुस्लिम सिद्धांतों के अनुसार न्याय विभाग की स्थापित किया। जिसमें काजी से सलाह ली जाती थी। उसने 30 इंच का एक गज बनाया। इसके बाद हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी जो था वह शक्तिशाली शासक नहीं था। अफगानी ओहदेदारों ने उसके विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, लेकिन उसने उन्हें पराजित किया। भविष्य में ऐसे विद्रोहों को रोकने के लिए उसने वरिष्ठ ओहदेदार को हटा दिया और उनके स्थान पर नवयुवकों की भर्ती की। इससे ओहदेदारों में रोष उत्पन्न हो गया। उसका दौलत खान लोदी नामक ओहदेदार ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जो दौलत खान लोदी था वह इब्राहिम लोदी का चाचा था। इसके बाद इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में यानी 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में सल्तनत काल का अंत हो गया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। क्या कारण थे जिससे दिल्ली सल्तनत जो है वो पतन हो गई। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। दूसरा, मंगोलों के लगातार आक्रमणों से जनधन की बहुत हानि हुई, जिसके कारण सुल्तान शासन को अपने को मजबूत नहीं बना सके।